स्टूडेंट्स, मैं शिवानी शिवरे आज आप लोगों के सामने फिर से इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है विद्युत उत्पादन की कीमत। मतलब कि हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि विद्युत उत्पादन की कीमत को कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है और दूसरा देखेंगे रनिंग कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या मटेरियल्स आते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट देखिए लैंड, क्योंकि जब भी हमें कभी इंस्टॉलेशन करना होता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन का, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है लैंड, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। उसमें एक ही बार खरीदी जाएगी, दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कॉस्ट जो हमेशा एक बार अगर उसकी लागत लग गई तो वो हमेशा फिक्स रहे, वेरिएबल नहीं हो, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है? फिक्स्ड कॉस्ट। जिसके अंतर्गत लैंड आती है, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स बनती हैं, जितना भी वर्कशॉप्स बनती हैं, उन सब की जो कीमत आती है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती है। मशीनें जो उसमें लगती हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे के सारे किसमें के अंतर्गत आते हैं? हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इंस्टॉलेशन जो होता है, जितनी भी मशीनें हैं पूरे जनरेटिंग स्टेशन का, वो उसकी कॉस्ट जो कीमत आती है वो भी फिक्स्ड के अंतर्गत आती है। सैलरीज़, जो हमारे हाई ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, हाई ग्रेड एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, उनकी जो सैलरी होती है वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉस्ट, जो भी हमारा ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो कीमत लगती है वो भी फिक्स्ड के अंदर आती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में जो कीमत लगती है वो भी हमारी किसके अंतर्गत आती है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की कीमत आती है फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत। ओके, देन नाउ रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट क्या होती है आपकी? ये वो कीमत जो समय के अनुसार बदलती रहे, वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? रनिंग कॉस्ट। जैसे फ्यूल के दाम हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वो रनिंग कॉस्ट है। वाटर की कॉस्ट, ऑयल की कॉस्ट, जो उसमें तेल लगता है, जो उसमें लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक लगता है, उसकी जो कीमत है वो समय समय पर चेंज होती रहती है, इसलिए ये रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। कंज्यूमेबल मटेरियल जो भी है हम इसमें प्रयोग करते हैं किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में, वो आ गया आपका ऑपरेशन जो होता है पूरा प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत वो भी किसके अंतर्गत आता है? हमारा रनिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस, जितनी भी मशीनें हैं उनका मेंटेनेंस होता है, वो सब का सब किसके अंतर्गत आता है? रनिंग कॉस्ट के। जैसे नेक्स्ट है सैलरी ऑफ लो एम्प्लॉय, जो लो ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी आती है वो किसके अंतर्गत आती है? रनिंग कॉस्ट के। लेकिन हाई ग्रेड एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आती है वो किसके अंतर्गत आती है? फिक्स, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट होता है तो वो फिक्स रहता है। और जो छोटे ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है? रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आती है। ओके, तो अब हमने देख लिया फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। देखिए, फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट क्या निर्धारित करती हैं? जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की चार्ज होती है, यानी कि पर यूनिट का जो चार्ज होता है, वो दोनों चार्ज किस पे डिपेंड करते हैं? रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पे, क्योंकि दोनों का अमाउंट का मर्ज करने के बाद हम पर यूनिट कितना हम चार्ज करेंगे कंज्यूमर से वो डिसाइड कर पाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं अब कि इलेक्ट्रिक टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ये इलेक्ट्रिक टैरिफ सुविधा के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जैसे फर्स्ट है सिंपल रेट टैरिफ, सेकेंड है फ्लैट रेट टैरिफ, स्टेप रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ एंड मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। तो इसमें सबसे पहला है सिंपल रेट टैरिफ। ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पर यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इसमें ईयरली फिक्स कॉस्ट
प्लस ईयरली रनिंग कॉस्ट और अपॉन कितनी यूनिट कंज्यूम्स करते हैं, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, पर यूनिट वैल्यू मिल जाती है सिंपल रेट टैरिफ में। यानी कि जितनी टोटल ईयरली में एक साल में फिक्स कॉस्ट आती है और कितनी रनिंग कॉस्ट आती है, दोनों का सम करके उसे कितनी यूनिट कंज्यूम करता है उसे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपल रेट टैरिफ प्राप्त हो जाता है, जो कि एक बहुत ही सस्ता सिंपल टैरिफ है समझने में। लेकिन इस टैरिफ का एक ड्रॉबैक है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी को पूरा का पूरा एक ही रेट देना पड़ता है, चाहे वो लाइट लोड हो या फिर पावर लोड हो, सभी कंज्यूमर्स को एक ही रेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को हमने नेक्स्ट टैरिफ में दूर किया, जो कि है फ्लैट रेट टैरिफ। इसमें क्या ही किया है, पहले हम पर यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, पर यूनिट में क्या चार्ज करता है, इसने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अपने टैरिफ को क्या किया, इसने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक तो पावर लोड का अलग टैरिफ कर दिया और लाइट लोड को अलग कर दिया। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले जो पावर लोड है उसकी यूनिट अलग डिसाइड की और लाइट लोड है उसकी यूनिट अलग डिसाइड की। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर वो लाइट लोड है उनको अलग रेट से देनी पड़ती थी और जो पावर लोड है उनको अलग रेट से यूनिट देनी पड़ती थी। ठीक, जो पावर लोड है उनको कुछ कम देनी पड़ती थी, जो लाइट लोड है घरेलू या हाउस होल्ड है उनको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू पावर लोड पर यूनिट। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब टोटल कीमत की बात करें पर यूनिट में तो ठीक है, अच्छी बात है कि हम जितना यूनिट पावर लोड का है उसके हिसाब से दें, जितना लाइट लोड का है उसके हिसाब से दें। लेकिन जब टोटल की बात करते हैं तो टोटल क्या होता था कि जितना पावर लोड बढ़ता जाता था, पावर लोड की कीमत जो यूनिट्स जितनी बढ़ती जाती थी तो जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए कीमत बढ़ती जाती थी ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़्यादा बढ़ता जाता था, जिससे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था इतना कि वो ज़्यादा बिजली प्रयोग कर सके। और घरेलू हाउस होल्ड में भी यही था कि घर में जितनी बिजली यूज़ होगी उतनी ही बढ़ेगी। तो घरेलू पर्पज़ से तो ये बेनिफिशियल था, क्योंकि इसके पहले सिंपल रेट टैरिफ में उन्हें पावर लोड का भी चार्ज देना पड़ता था, टोटल एक फिक्स चार्ज देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर लोड का चार्ज अलग कर दिया। अगर पावर लोड नहीं है किसी कंज्यूमर के पास तो उसे पावर लोड का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें एक बेनिफिट तो मिला, लेकिन एक ड्रॉबैक भी मिली कि यूनिट्स खपत बढ़ने के साथ साथ हमारी बिजली का दर बढ़ रहा है, जिससे कि ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है किसको, कंपनी को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। तो इसको भी हम आगे आने वाले टैरिफ में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, स्टेप रेट टैरिफ, इसमें देखिए हमने क्या चेंजेस किया, क्या मॉडिफाइड किया। इसमें हमने क्या किया कि कुछ यूनिट्स डिसाइड कर दी, जैसे 100 यूनिट का जो कंज्यूमर है उसको चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होगा। ठीक है, 100 यूनिट, यानी कि जो इवन वाला टर्म है यहाँ पे देखिए, ये इवन कंज्यूमर है, वो कितनी है, अगर 100 एनर्जी है यहाँ तक तो उसकी चार्ज कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, अगर मान लीजिए 200 कंज्यूम किया किसी कंज्यूमर ने तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 5 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, इसी तरीके C3 एनर्जी 3 वाला है, इसने अगर बढ़ाया 300 किया अगर कंज्यूमर ने, तब क्या होगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, जैसे 4 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो इससे हमें क्या हुआ कि प्रोत्साहन मिला किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने का। इसके पहले क्या था कि हमारी यूनिट बढ़ रही थी तो हमको उतना ही बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारी अगर यूनिट बढ़ रही है तो हमको चार्ज कम देना पड़ रहा है। इसका फ़ायदा कहाँ होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ ज़्यादा ऊर्जा उपयोग होती है, तो ज़्यादा ऊर्जा उपयोग करने के लिए उनको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम एनर्जी कंज्यूम करें, ज़्यादा वर्क हो, ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो। ठीक है, तो ये जो है किसका इम्प्रूवमेंट रूप है, जो इसके पहले हमने जो टैरिफ देखा उसको इम्प्रूव्ड किया। लेकिन
पर यूनिट तो ठीक है, पर यूनिट में हम ऐसा करते हैं, लेकिन टोटल यूनिट इसमें क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट क्या आती है। टोटल कॉस्ट जैसे मान लीजिए E3 ने 300 कंज्यूम की यूनिट, तो उसको पूरी की पूरी 300 यूनिट का चार्ज कितना देना पड़ेगा, 4 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, 4 रुपीज़ पर यूनिट देना पड़ेगा उसको, पूरी की पूरी 300 यूनिट का। तो ये इसी का ड्रॉबैक है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब देखते हैं इसी तरीके जैसे ग्राफ में दिखाया है कि जो भी चार्ज देना होगा एक जैसा ही होगा सारे कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि जो यूनिट की उसकी लास्ट चार्ज, अगर जैसे ये E2 है, इसका 200 यूनिट इसने कंज्यूम की थी, तो इसका चार्ज कितना था, 5 रुपीज़, यानी कि पूरी की पूरी 200 यूनिट को ये 5 रुपये में चार्ज करेगा। तो ये भी इसका एक तरीके का देखा जाए तो ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि हम इससे क्या होता है कि कंपनी को तो प्रोत्साहन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरेटिंग स्टेशन है, पावर सप्लाई जनरेट करता है, उसके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि पूरी की पूरी यूनिट का उसको कम दाम में देना पड़ता है, और जो कंज्यूमर कम यूनिट यूज़ कर रहा है उसके लिए भी नुकसान है कि ज़्यादा कंज्यूमर यूज़ कर रहा है उसको कम प्राइस आ रहा है, जो कि कम यूनिट यूज़ कर रहा है उसका प्राइस ज़्यादा आ रहा है। तो इसी को हमने आगे मॉडिफाई करके नया देखा है। नेक्स्ट टैरिफ है ब्लॉक रेट टैरिफ, जो कि लास्ट वाले का मॉडिफाइड रूप है, जो हमने अभी लास्ट में देखा। इसमें हमने क्या किया कि जैसे वहाँ हम क्या कर रहे थे कि रेट डिसाइड कर रहे थे ब्लॉक वाइज, वहाँ पे हम रेट डिसाइड कर रहे थे ना ब्लॉक वाइज, तो इसमें भी ब्लॉक वाइज रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो है यूनिट E1, जिसमें हम देखेंगे E1 है, इसमें कितना लोड है। अगर E1 लोड में जो कंज्यूमर है उसको मान लीजिए 5 रुपीज़ देनी पड़ती है, E2 को 4 रुपीज़, E3 को 3 रुपीज़, और आगे ऐसे ही देनी पड़ रही है। जैसे जैसे मतलब यूनिट घटती जा रही है, हमारा रेट जो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन क्या है इसमें कि E1 का जितना यूनिट है वो 5 रुपये यूनिट देगा ऐसे ब्लॉक्स में, लेकिन पर यूनिट तो ठीक है इसमें कि पर यूनिट जो प्राइस आ रहा है वो ठीक है कि हर एक यूनिट का प्राइस घटता चला जा रहा है जैसे हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसका एडवांटेज हमने कहाँ पे चेंज किया, जब टोटल प्राइस आ रहा है, जब टोटल कीमत हम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें हमने चेंजेस किया। हमने चेंज ये किया कि जो पहला यूनिट है, जैसे मान लीजिए E3 कंज्यूमर्स है, उसने तीन टैरिफ यूज़ किए, 3 पार्ट, मतलब पहला 5 रुपये यूनिट, कुछ यूनिट 5 रुपये के हिसाब से, प्लस कुछ यूनिट 4 रुपये के हिसाब से, और कुछ यूनिट 3 रुपये के हिसाब से यूज़ की। मान लीजिए 10 यूनिट, 20 यूनिट और 30 यूनिट, यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 यूनिट, इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टोटल यूनिट जो आएंगी वो ऐसी नहीं आएंगी कि सारी की सारी एक ही रेट पे आए। जो यूनिट आएगी इसमें तीनों की अलग अलग आएंगी। मतलब अगर E3 कंज्यूमर है तो उसको पहले रेट की पहली 10 यूनिट अलग रेट से देनी पड़ेंगी, दूसरी 20 यूनिट अलग रेट से देनी पड़ेंगी, और तीसरी यूनिट अलग रेट से देनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि कंपनी को नुकसान नहीं होता है कि ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई कंज्यूम करता है तो उसको बहुत कम बिल आए, और जो कम करता है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है ब्लॉक रेट टैरिफ और स्टेप रेट टैरिफ में। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2 पार्ट टैरिफ। इसमें देखिए क्या कहा है कि इसमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों पर निर्भर करता है। जो हमने अगला टैरिफ बनाया उसमें क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों पर डिपेंडेंसी बना दी। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि रुपए में जैसे लिखा हुआ है A मल्टीप्लाइड बाई KW प्लस B मल्टीप्लाइड बाई KWH। अब ये A और KW क्या है, A क्या है, जो फिक्स्ड कॉस्ट की कीमत है पर यूनिट ना, पर मैक्सिमम डिमांड पे जो हमारी कीमत आती है, फिक्स्ड चार्ज जो होता है वो क्या है हमारा A है,
उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जितने वाट का हमने कनेक्शन लिया होता है वो हम मतलब जितनी हमने मैक्सिमम डिमांड ली होती है। जैसे घर में होता है ना 2 किलोवाट का कनेक्शन है, 3 किलोवाट का है, तो वो आपका कनेक्शन जितने मैक्सिमम डिमांड होती है वो, और उस मैक्सिमम डिमांड पे पर यूनिट कितना चार्ज होता है वो, उससे मल्टीप्लाई और प्लस ये सेकेंड वाला जो टर्म है ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाली क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। सेकेंड वाला टर्म क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि बी क्या है आपका, जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसका रुपए, और मल्टीप्लाई KWH, जितनी यूनिट हमारा एनर्जी मीटर इंडिकेट करता है उसका मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल चार्ज मिल जाता है, जो कि 2 पार्ट टैरिफ। इससे हमें क्या बेनिफिट है कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड लगा हुआ है वो उसका भी चार्ज हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है इसके बाद मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ क्या होता है, यहाँ पे ऊपर वाला इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम डिमांड है वो हमने एक बार डिसाइड कर दी और वो फिक्स थी, वो अगर कोई कंज्यूमर नहीं भी यूज़ करता है मैक्सिमम डिमांड तक तब भी उसको इतना पे करना ही है, फिक्स चार्ज हो गया इसका क्योंकि कनेक्शन फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने एक मैक्सिमम डिमांड मीटर लगा दिया है अलग से, जो कि हर समय मेज़र करेगा कि अगर मैक्सिमम डिमांड जब भी आ रही है तब भी वो उस ड्यूरेशन को मेज़र करेगा, कितनी यूनिट हमने मैक्सिमम डिमांड में खर्च की उस यूनिट को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से हमको फिक्स कॉस्ट मिलेगी। और KWH जो है वो वही है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें बी है हमारी पर यूनिट कंज्यूमेबल की जो चार्ज है, और KWH जितनी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सभी प्रकार के टैरिफ्स को देख लिया जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं चार्ज लेने के लिए कंज्यूमर्स से, और ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।